Hello and welcome in NewsX. You're watching Hot Mic on NewsX. And with us, the famous BJP leader and West Bengal, and also the former BJP president of West Bengal, Mr. Dilip Ghosh. Dilip ji, welcome to our show Hot Mic. धन्यवाद सर, पहला सवाल, पश्चिम बंगाल में फिर से विधानसभा चुनाव में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको उम्मीदवार किया है बीजेपी, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, हम जब से चुनाव राजनीति में आए हैं पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी भी दी है और तब से चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक बार खड़गपुर से विधायक, बाद में यहीं से फिर सांसद, फिर पिछले बार बर्धमान से सांसद का, और फिर पार्टी ने दोबारा मुझे यहाँ पर टिकट दिया है। इस बार बंगाल में परिवर्तन का चुनाव है, सरकार बनाने का है बीजेपी का, और उसी का दिशा में लड़ाई हो रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है लड़ाई। लेकिन खड़गपुर का लड़ाई तो पुराना है और जीत भी हमारा यहाँ होता है। काफ़ी साल से लोगों ने बीजेपी को अपना पार्टी मान लिया है, हर चुनाव में जिताते हैं। दिलीप जी, 2019 साल में जब आपका डिफीट हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए 2019 साल के बाद, 2019 साल से जिस तरीके से आप बीजेपी को सामने लेके आए थे, उसके बाद से आज का अगर पोजीशन देखा जाए तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बीजेपी का उत्थान हो रहा था उस समय, 16 में विधानसभा लड़े, फिर 19 में लोकसभा भी जीते, तो लगातार पार्टी आगे बढ़ रही थी और इतना जोरदार हमारा प्रगति हुई, लाखों की संख्या में युवा पार्टी में जुड़े। उसको देख करके यहाँ की जो पार्टियाँ पुराना है, कांग्रेस, सीपीएम, वहाँ के भी लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए, क्योंकि टीएमसी की राज, गुंडा राज में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा और लोगों को लगा कि गुंडा राज से निजात पाने के लिए बीजेपी एकमात्र रास्ता है, तो लोग बीजेपी को ही सहारा माना और हम लोगों ने भी सारे लोगों को ला करके एडजस्ट किया, जगह दिया और उसका परिणाम भी हमें मिला। उसमें पार्टी छोटा था, हमारे कार्यकर्ता का अनुभव कम था, अब पार्टी का विस्तार हो गया है, अनुभव हो गया है, चुनाव लड़ना जीतना सीख गए हम लोग, तो इसलिए लड़ाई हर लड़ाई टफ होती है, लेकिन अभी पूरा ताकत के साथ लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में अगर बात किया जाए लोकसभा चुनाव का, उस चुनाव में आपका हार होने के बाद लोग कहने लगे थे कि दिलीप घोष रिटायरमेंट ले लिए है और बीजेपी छोड़ दिए है, फिर से वापस आके कैसा लग रहा है? और जो लोग ये कह रहे थे उनको क्या बोलेंगे? देखिए, पार्टी में राजनीति में अलग अलग परसेप्शन बनाया जाता है, कभी मीडिया बनाता है, कुछ और लोग हैं जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, जिनको ठीक नहीं लगता वो बनाते रहते हैं, लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं। लेकिन हम तो किसी व्यक्ति को तो टारगेट लेके राजनीति में नहीं आए, ये हमारे लिए मिशन है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन करके बंगाल में लोगों का जिंदगी में परिवर्तन लाना ही हमारा उद्देश्य है, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जनसंघ के रूप में भाजपा का ही स्थापना हुआ है, लेकिन 70-75 साल हो गया, बाद जितनी प्रगति होनी थी नहीं हो पाई है। पहली बार 2021 में पार्टी, इसके पहले 19 में लोकसभा में 18 सीट जीते हम, फिर 21 के चुनाव में हम लोग प्रधान विरोधी दल के रूप में 77 सीट जीता, नजर में आया लोगों का। तो पार्टी में कुछ परिवर्तन होता रहता है, संवैधानिक व्यवस्था भी है, प्लस नए लोगों को सामने लाना पड़ता है, इसलिए कोई दायित्व में नहीं है, पद में नहीं है, मतलब पार्टी में नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग गलत सोचे थे तो उनका सोच गलत निकला है। एकदम इसी जगह से सवाल करेंगे कि बीजेपी बंगाल में बीजेपी को पहले 2 सीट, उसके बाद 18 सीट, उसके बाद 77 सीट लोकसभा विधानसभा में, ये जो चेंजेस आप ही का टाइम में आया था, तो ये चेंजेस के पीछे क्या स्ट्रेटेजी था? कौन सा स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल किए थे जिस कारण में बीजेपी इतना ऊपर आए? देखिए, यहाँ राजनीति बहुत थोड़ा हिंसाजनक होता है, हिंसा की राजनीति, भय की राजनीति होती है। सीपीएम के ज़माने में भी ऐसा रहा, काफ़ी हिंसा होती थी, जो विरोध करते थे उनका ऊपर अत्याचार होता था, काफ़ी राजनीतिक मर्डर होता था। और बाद में टीएमसी में तो सारे गुंडे आ गए, पूरा गुंडागर्दी का पार्टी बन गया, एंटी सोशल का, उसमें भी काफ़ी हिंसा होती थी, लोग डर के मारे विरोध नहीं करते थे। तो मुझे जब प्रेसिडेंट बनाया गया, मैंने खुल करके इसका विरोध किया, सामने आया, मेरे साथ भी नौजवान लोग आए जो अपना भविष्य देख रहे थे बीजेपी में, और फिर टीएमसी का आक्रमण जो हुआ हमारे ऊपर, लगातार हत्या हुई, केसेस हुई हजारों की संख्या में, और लगभग अभी तो 250 से ज़्यादा लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है हमारे कार्यकर्ताओं की। तो चैलेंज लिया हम लोगों ने हमको सपोर्ट किया है और उसका लाभ हमको राजनीति में मिला है।
लेकिन हिंसा में हम लोगों को बलिदान देना पड़ा है। जो लोग डरते हैं वो परिवर्तन नहीं कर पाते। हमने डर को जीता और फिर राजनीति में चुनाव भी जीतने लगा। एसआईआर के मुद्दे में बात करेंगे तो एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का विरोध देखने को मिला, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ राजनीति जो होती है मुस्लिम एम्पीसमेंट की, कांग्रेस से सीपीएम फिर टीएमसी तक, और उसके साथ साथ बांग्लादेश से घुसपैठ पिछले 40 साल से 50 साल से कम ज़्यादा हो रहा है। पॉपुलेशन भी यहाँ जो बढ़ी है उसका एक कारण है। बॉर्डर में पॉपुलेशन जो विस्फोट हुआ है काफ़ी संख्या में, वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। मुस्लिम जनसंख्या जगह जगह में इतना ज़्यादा हो गया है जो राजनीति को भी प्रभावित कर रही है, अर्थनीति को भी प्रभावित कर रही है। तो उसका लाभ हमेशा हर पार्टी को मिलता है जो सत्ता में रहता है, उसका लाभ लेके जीतते हैं। ममता बनर्जी जब विरोधी में थी तो उनको लग रहा था ये वोट सीपीएम को जा रहा है, तो उसने विरोध किया। लोकसभा में और सांसद के रूप में स्पीकर के सामने ये मुद्दा उठाया था कि चर्चा होना चाहिए, घुसपैठ बंगाल में बहुत बड़ा विपद है। नहीं हुआ तो उन्होंने काफ़ी ड्रामा की, कागज फाड़ के फीका, हंगामा किया कि बंगाल खतरे में है घुसपैठ के चलते। लेकिन जैसे कि उनको लगा कि इनको एपीसमेंट करना, वो मुस्लिम के पक्ष में चले घुसपैठिया का और जीता। आज घुसपैठिया को अपना प्रॉपर्टी मान ली है, उनके वोट से वो जीतती है और उनको बचाने के लिए जी जान लगा रखी है। तो एसआईआर में बहुत बड़ी चैलेंज थी, जो फर्जी वोटर है, फॉल्स वोटर है, बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठिया हैं, इनको निकालना था। अब देखिए, जहाँ जहाँ जो वोटर माइनस हुए हैं, फर्जी वोटर कम हुई है, बांग्लादेश बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट है कलकत्ता के साथ साथ जहाँ टीएमसी जीता हुआ है, यहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे वोटर थे जो 50, 60, 70 हज़ार से ज़्यादा लोग एक विधानसभा में, इतना वोट कम हुआ है। एक तो एक जगह में 20% तक ऐसे वोटर निकले थे जो फॉर्म फिलअप ही नहीं किए, एसआईआर में आए ही नहीं। इसका मतलब वो जानते थे कि वो पकड़े जाएंगे। और बाद में फिर एसआईआर के ऊपर जब ये वेरिफिकेशन हो रही है, अभी भी लगभग 55-60 हज़ार लाख लोग हैं जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है इसको वोटर ग्रुप में। उसमें तो मैं कहता हूँ 40-50 लाख लोग ऐसे हैं जो बाद में फॉर्म फिलअप करने का बाद वेरिफिकेशन के बुलाया गया है कि डॉक्यूमेंट नहीं था, वो भी नहीं आए हैं। तो इनको बचाने के लिए ममता बनर्जी जी जान लगा के लड़ाई कर रही है। और ये चुनौती है चुनाव कमीशन के सामने कि जो फर्जी वोटर से उनको माइनस कर दे लिस्ट से, और सही में जो जेन्युइन वोटर से उनको वोटाधिकार मिले। ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई अदालत तक या सुप्रीम कोर्ट तक है। अभी जो कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में चुनाव कमीशन काम कर रही है, लेकिन चुनाव कमीशन को काम पूरा करने के लिए जिस प्रकार सहयोग ममता बनर्जी से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, इसलिए डिले हुआ है। और उन्हीं के कर्मचारी जाकर के टीएमसी के कहने पर ये सारा कॉम्प्लिकेशन बनाया है। 1.5 करोड़ लोगों को लटका दिया है उनका भविष्य में, और जानवर कॉम्प्लिकेशन बनाया है। लेकिन प्रयास है, भरोसा है अदालत पर कि समय पर हो जाएगा, योग्य लोगों को वोटाधिकार मिल जाएगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी, उसको किस तरीके से देखेंगे? क्या ये एक वोट स्ट्रेटेजी के तरफ देखेंगे? ममता बनर्जी हमेशा संविधान का और सांसद का, अदालत का विरोध करती है, उनकी पक्ष में नहीं होगा तो नहीं आए। अब उनके खिलाफ यहाँ डीए के लिए डिमांड करके कर्मचारी जा रहे हैं कोर्ट में, वो उनका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। और एसआईआर में अगर कंप्लीट हो जाए तो उनका नुकसान होगा, लाखों वोटर्स चले जाएंगे, जो उनका लीड है खत्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हो जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये ड्रामा है, लोगों को भड़काने के लिए, इस सिस्टम को बाधित करने के लिए बार बार कर रही हैं। क्योंकि उनके जीते हुए जितने नेता है, उनके विधानसभा है, सब जगह ऐसे काफ़ी संख्या में 20-25% तक फॉल्स वोट जो निकाले गए हैं। तो फिर दोबारा अभी भी जो बचा हुआ 50 लाख लोग, उनको वोटर्स बना के रखने के लिए ये ड्रामा कर रही है। बीजेपी का बात करते हैं, बंगाल बीजेपी का बात करते हैं। जिस बंगाल बीजेपी के अंदर में बार बार से एक चर्चा आया है कि जब भी शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांत मजुमदार हो, उनके साथ आपका नहीं बनता है। ये क्या सही है? इसके पहले से ही चर्चा है। माननीय राहुल सिन्हा प्रेसिडेंट थे, मैं आया पार्टी में तो बोलते राहुल सिन्हा दिलीप घोष को मानता नहीं है। फिर हमारे पार्टी में मुकुल राय आए, बहुत सीनियर लीडर थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया टीएमसी से। जब मैं प्रेसिडेंट था उनको ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बनाया, बोलते दिलीप घोष के साथ मुकुल राय का बनता नहीं है। फिर शुभेंदु अधिकारी आए, वो भी सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर थे, तो
मुकुल राय पीछे गए, दिलीप घोष के साथ उसका बनता नहीं है। फिर मैं हटा, सुकांत बाबू आए प्रेसिडेंट, तो बोलते शुभेंदु और सुकांत को पटता नहीं है। तो ये कहानी राजनीति में बीजेपी के खिलाफ क्या बोलेगा, कोई बोलने का नहीं है। इतना तेजी से हम ग्रोथ किए, इतने लोग आ गए हमारे, तो विरोधी पार्टी उनके जो चाहते चैनल्स है, रिपोर्टर, ये सब कहानी बनाते हैं। तो हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही संविधान और एक ही पार्टी के तले, पार्टी का दिया हुआ टिकट से चुन के हम लोग आए हैं। पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी थी वही काम कर रहा है, और सब मिल करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी परिवर्तन करेंगे। इस बार चुनाव में बीजेपी का स्ट्रेटेजी क्या है, बंगाल बीजेपी का स्ट्रेटेजी क्या है, और आपका क्या प्लानिंग है? स्ट्रेटेजी तो पहले से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तो घुसपैठ का विरोध हम लोग करते थे, वो साबित हो गया कि बात सही है। 1 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं, उसको हटाना है, और इसीलिए यहाँ सत्ता में आना चाहिए बीजेपी को कि बंगाल का जो सीमा है बांग्लादेश के साथ असुरक्षित है। केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर बार बार जमीन मांगने के बाद भी ये सरकार नहीं देती है जहाँ की बारबेडर लगा सके। तो अभी भी 400-500 किलोमीटर होगा शायद खाली है। माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने बहुत ताकत लगा करके और सब कर रहे हैं और सुरक्षित करने के लिए। लेकिन घुसपैठ और रोहिंग्या और टेररिस्ट आकर के पूरा देश को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, बम विस्फोट आदि हो रहे हैं। टीएमसी सत्ता में है तो इन्होंने उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड बना के देती है। आते ही तुरंत फोटो चिपका करके नाम लिख कर दे देते हैं, वो चले आते हैं देश में जाके। इस प्रकार एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं। और यहाँ हम लोग कंप्लेन करते थे, आज तो बोरे में भर कर मिलता है इस प्रकार आधार कार्ड, वोटर कार्ड रास्ता में पड़ा हुआ मिलता है। तो पूरा बड़ा एक चक्र है जो इसको चलाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं बंगाल का तो उद्धार होना ही है जब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा। साथ साथ देश में जो ये जो अस्थिरता चल रही है, इंटरनेशनल एक्टिविटी चल रही है, वो भी बंद होगा जब बंगाल में भाजपा आएगा और बॉर्डर सील होगा। उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो दिलीप घोष को जिस मूड में सब लोग देखते थे, दिलीप घोष को जिस मूड में बंगाल के जनता जानते थे, क्या फिर से वो रफ एंड टफ दिलीप घोष इस बार निकल के आएगा? नहीं, रफ एंड टफ होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने शुरू किया राजनीति, किसी की हिम्मत नहीं थी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने का, हिम्मत होने का। मैंने बाहर भी बोला, मैं विधानसभा के अंदर भी बोला, और जहां टीएमसी नहीं चाहता कि कोई विरोधी आए उनका चैलेंज करे, वो मैं गया तो मेरे ऊपर अटैक हुआ। 20 बार मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरे ऊपर अटैक हुआ, शारीरिक रूप से भी हुआ। और ना सभा करने देते थे, ना कोई जाने देते थे, ना स्लोगन देने देते थे, हर जगह रोकते थे, मारपीट होता। तो मुझे भी थोड़ा सा दबंग होकर उनके सामने आना पड़ता था, और नहीं आता तो आज भाजपा नहीं दिखता यहाँ। तो उसमें मेरे ऊपर भी अटैक हुआ। तो 45,000 से ज़्यादा केसेस हमारे ऊपर आया कार्यकर्ताओं पर, और लाखों कार्यकर्ता केस में है। साथ साथ राजनीतिक हत्याएं भी हुई, बलिदान देना पड़ा, तभी भाजपा यहाँ खड़ा हुआ है। तो उस समय की परिस्थिति थी तो हमको चैलेंज करना पड़ता था आगे जाकर के, चाहे बात से हो चाहे हाथ से हो, सब प्रकार। आज पार्टी एस्टेब्लिश्ड हो गया है, तो पार्टी लोगों ने स्वीकृति दे दी है। आज हम लड़ रहे हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही लड़ रहे हैं, और इसी व्यवस्था के अंदर लड़कर ही हम परिवर्तन करेंगे। इसलिए उस समय हमको जो लड़ाई लड़ना पड़ा, आज वो लड़ाई नहीं है, आज बहुत आसान हो गया है। इसलिए उस प्रकार परिस्थिति मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ की गुंडागर्दी की राजनीति होती है, तो उसके साथ अगर सामना करना है तो थोड़ा तो दबंग बनना ही पड़ेगा। जिस दबंग दिलीप घोष को हम लोग देखे थे और जिनके खिलाफ में आप दबंग हुए थे, उसी ममता बनर्जी के साथ आपको एक ही तस्वीर में देखा गया दीघा का मंदिर में। उसको लेकर बहुत सारा चर्चा हुआ था। क्या आपको पार्टी के अंदर से भी इसके बारे में बात आया था? क्या इसको लेकर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, कोई नेता कहीं मिलते हैं दो पार्टी के तो चर्चा होती बंगाल में, थोड़ा सा यहाँ क्या, जैसे कि जात पात होता है, तो यहाँ राजनीति भी ऐसी छुआछूत की राजनीति है। दूसरा पार्टी करता है उसे मिलना नहीं, उसको सामाजिक बाइकआउट करना है, उनके सामाजिक प्रोग्राम में जाना नहीं है, ऐसा ही है। तो लोग छुप छुप कर जाते भी हैं, लेकिन मैं कभी छुप कर कुछ नहीं करता हूँ। सौजन्य रूप से मंदिर में बुलाया गया था, मैं गया था। हम लोग मेले में, मंदिर में जाते रहते हैं, कई लोगों से भेंट होती रहती है और मिलना जुलना भी होता है। लेकिन उसको राजनीति बनाना ये बीजेपी के कल्चर की नहीं थी, मिलावट की कल्चर है। तो मैं हर पार्टी के हर नेता से मिलता हूँ, सीधे मिलता हूँ, सीधा बात करता हूँ। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, मैं अपोजिशन लीडर हूँ। सर उनकी नीति की जो गलतियाँ हैं वो निकालेंगे, उसका विरोध करेंगे, हम किया भी है। लेकिन नेता मिलते हैं तो नमस्कार होता है। मुझे, मैं कोई बुराई नहीं देखता हूँ, जिनको समस्या होता है उनकी समस्या, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का ये कल्चर नहीं था, तो क्या बीजेपी का कल्चर चेंज हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? होता ही है, जब बाहर से लोग आते हैं थोड़ा तो परिवर्तन होता ही है। हर जगह दिखता है वो, जनता भी इसके लेके चिंतित है, हमारे पार्टी में चिंता है, तो हम उसको और अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कल्चर को बचा रखे,
बीजेपी की परिचिति को बचा रखे हैं, पार्टी विथ डिफरेंस, फिर आगे बढ़े इसकी प्रयास हो रही है। हिंदुत्व को लेकर लगातार एलओपी के तरफ से शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है, हिंदुत्व बचाने का प्रचार किया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, हाँ, हिंदू समाज प्रताड़ित है, संकट में है। जो बॉर्डर में घुसपैठ हुआ है उसके डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। एक एक विधानसभा में, एक एक क्षेत्र में इतना मुस्लिम जनसंख्या अचानक बढ़ा है, वो आश्चर्यजनक है। तो पूरा हिंदू समाज ही चिंतित है। बहुत लोग इसलिए बीजेपी के साथ जुड़े हैं कि हिंदू समाज को बचाना है, यहाँ सम्मान के साथ सुरक्षित रहना है, इसलिए भाजपा का अंदर लोग आए। हिंदू तो हमारा एक इशू है, हमारा विचारधारा के साथ मिलता है। हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदू फिलोसफी, ये हम उसको मानते हैं, ये देश की फिलोसफी है। तो इसीलिए सब लोग इस विषय को उठाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है बंगाल में। इस चुनाव में आपका क्या टारगेट है? बंगाल बीजेपी आपका प्रेडिक्शन में क्या कहते हैं कि कितना सीट लाएगा? बीजेपी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, तो सरकार बनाने के लिए जितने सीट जरूरत है वो हम इस बार जीत के आएंगे और सरकार बनाएंगे। एकदम मेगा फाइट देखने को मिलेगा भवानीपुर में, क्योंकि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। ये टसल को किस तरीके से देख रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर में भेजना, ये स्ट्रेटेजी क्यों? नहीं, ये टसल नया नहीं, पिछले चुनाव में भी टसल हुआ है। अब उसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम आ गई थी लड़ने के लिए शुभेंदु बाबू से, लेकिन नतीजा सबको मालूम है, हार गई। फिर दोबारा वहां जाके जितना पड़ा उनको रिजाइन करा के लोगों को। इस बार उनको हम धावा करके गए, किंतु उस समय की जो हाल उनकी स्थिति थी आज बहुत बुरी स्थिति में है। वो बोलती थी कि 294 सीट्स में मैं लड़ रहा हूँ, मुझे वोट दीजिए। आप बोलने की हिम्मत नहीं है। 74 सीटिंग एमएलए मंत्री का टिकट काटा गया है और 15 लोगों का जगह बदल किया गया है, तो इसलिए बैकफुट में है। इसलिए हम उनके गढ़ में घुस के उनको अटैक कर रहे हैं, उनको वहाँ हम ब्लॉक किया है, लॉक किया है, वो बैकफुट में है। इसलिए नंदीग्राम का जो रिजल्ट वो भी वहाँ दोहरा सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? हम पिछले बार भी जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। अब बंगाल में बीजेपी का रिजल्ट क्या होगा ओवरऑल? बीजेपी का सरकार बनेगा। यहाँ की जनता मन बना चुकी है सरकार बनाने के लिए, बहुत हो गया। टीएमसी को विदाई होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, बीजेपी अगर सरकार में आए, सत्ता में आने के बाद पहला काम क्या होगा? नहीं, काम तो बहुत है। माननीय अमित शाह जी ने घोषणा करके गए हैं, जो लोगों का डीए का पेंडिंग है वो पूरा करेंगे, जो भ्रष्टाचार उसको बंद करेंगे। कुछ लोगों का नौकरी चाकरी का एग्जाम देते थे, पार हो गया, रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, टाइम पार हो गया, एज, उसको 5 साल एक्सटेंशन होगा। बाकी जिन्हें बकाया विषय है सरकार का, अपॉइंटमेंट से लेकर सब होगा, ये बहुत जरूरी। दूसरा है, सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे हम, और इतना चरम भ्रष्टाचार और हिंसा है उसको बंद करेंगे हम। Thank you so much. We're talking with the former BJP state president Dilip Ghosh, and Dilip Ghosh light up the many issue in Bengal, and also he claiming that in this year, in this election, BJP will win this election and also form the government. With the video journalist Pardesi, I'm running that for News X.